Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nidhi Pandey. Now we are moving ahead with unit number 4, part number 2. So I hope आप सभी ने part number 1 इसका complete कर लिया होगा. That was first topic, resource mobilization for entrepreneurs, and now we are going to start second part. This is writing a funding proposal. सो आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा. जिसने नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2. दिस इज़ राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल. तो हम लोगों ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ लिया था, यानी कि हम रिसोर्स का यहाँ पे मूवमेंट करते थे एंटरप्रेन्योर्स जिस तरीके से. नाउ हम लोगों ने ये भी जाना था हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. कितने तरीके के रिसोर्सेज हैं, क्या प्रोसेस होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, हम फंड्स को कैसे अरेंज करते हैं, इक्विटी डाल के, डेट डाल के, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो, आप उसे जाके देखो. और आज की वीडियो अराउंड मैं कह सकती हूँ कि आपकी 15 मिनट्स की होगी, तो अराउंड आपका 40 मिनट्स के आसपास आपका ही पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, 18 मार्क्स का यूनिट है, बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा. राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो अपने पार्ट 2 पे हम स्टार्ट करते हैं. ये आपका पार्ट 1 था जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था. अब आपका आता है राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल. तो मैंने आप सभी को ये बताया था कि हम फंडिंग कहाँ से करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. ठीक है, हम अपनी कंपनी में, अपने फर्म में, बिजनेस में कहाँ से पैसा लगाते हैं या फिर कैसे फंडिंग कर सकते हैं, किस किस सोर्सेज से हम फंडिंग कर सकते हैं, हमने सब पढ़ लिया था. अब यहाँ पे कहता है कि फंडिंग प्रपोजल को राइट करो, यानी कि आप फंडिंग प्रपोजल बनाओ. इसका मतलब है, देखो, फंडिंग प्रपोजल ना एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एंटरप्रेन्योर सबमिट करता है उनको, जो आपके इन्वेस्टर्स है, जो मतलब बेसिकली आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं. अब हम लोगों ने देखा था कि हम इक्विटी जो है वो इक्विटी लगाते हैं, डेट लगाते हैं, मतलब डेट हम इशू करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं, जिससे कि वो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं. इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट. तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक फंडिंग प्रपोजल तैयार करके दें. फंडिंग प्रपोजल तैयार करके दे का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिटर्न फंडिंग प्रपोजल होना चाहिए. जिससे भी हम अपना फ़ंड ले रहे हैं, जिससे भी हम अपनी कंपनी में पैसा लेके लगा रहे हैं, उनको हमें आने वाले समय में ऑफकोर्स वापस करना है, या तो इंटरेस्ट के रूप में या तो फिर रिटर्न के रूप में. जैसे कि अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो उनको हम लोग उनका मतलब इक्विटी शेयर्स पे हम उनको बेनिफिट्स देंगे, उनको काफ़ी चीज़ों का प्रपोजल देंगे, और आफ्टर दैट अगर वो हम लोगों ने किसी से डिबेंचर लिया तो हम उनको इंटरेस्ट देंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. क्लियर है. अब हम देख रहे हैं कि हमारे को ना एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जिसका नाम होता है हमारे पास फंडिंग प्रपोजल. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर मतलब बेसिकली जिन्होंने भी पैसा लिया है लोगों से, हम मतलब जिन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, कोई भी लोन आपने लिया था, तो इन सारे लोगों को आपको ये डॉक्यूमेंट देना होता है. और आपको ये बताना होता है कि आपका मतलब उन लोगों का जितना भी पैसा है जो उन्होंने आपके कंपनी में लगाया है, एज अ फंडिंग उन्होंने फाइनेंस दिया है, वो उनका सेफ है. ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि एक क्लियर और कंसाइन प्रपोजल होता है, ये मतलब डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप उन्हें बता देते हो कि हाँ, आपका जो पैसा है वो सिक्योर है और हम इसको आगे आने वाले मतलब इस वाले कंपनी में इस जगह लगाने वाले हैं, हम इससे ये कंपनी तैयार कर रहे हैं, हम इससे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आप वहाँ पे उनको लिखित में देते हो. ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि फंडिंग प्रपोजल क्या है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब देखो इसके कंपोनेंट्स, आप देखो आप लोगों ने मतलब समझ लिया ना, अब काफ़ी चीज़ें आपकी यहीं पे क्लियर हो जाती हैं. क्लियर है. अब देखो इसके कंपोनेंट्स है फंडिंग प्रपोजल के कुछ. तो सबसे पहला देखो, फंडिंग प्रपोजल हमें अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है. ऑफकोर्स सी बात है कि आपने मतलब अपनी कंपनी में किसी और का पैसा लगा रखा है, सिंपल सी बात है. तो किसी और का पैसा डूब जाएगा तो आपको तो लॉस है, साथ में लोगों उन सामने वाले का भी लॉस है. तो यहाँ पे आपके दो पर्सपेक्टिव जुड़ते हैं. तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा उस फंड का. आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पैसा कहीं भी बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर आपका अपना पर्सनल पैसा लगा होता, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना होता कि आपकी बर्बादी होती. बट अगर सामने वाले का भी पैसा लगा हुआ है तो वो आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस ओवरव्यू, फंडिंग रिक्वायरमेंट और मार्केट रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, रिस्क एनालिसिस, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन. तो ये आपके 8 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये तो मैंने अभी थोड़ा सा जल्दी में पढ़ के आपको बताया, बाकी हम इसको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी. देखो सबसे पहले आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी. एग्जीक्यूटिव मतलब किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, यानी कि स्टार्ट करना. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है कि आपने अपना बिजनेस का ओवरसी किया, ओवरव्यू दिया, और मतलब बेसिकली आपने अपने बिजनेस का ओवरव्यू दिया, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बताई कि
फंडिंग प्रपोजल आप कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले आप अपने बिजनेस का ओवरव्यू बताओगे कि आपने किस पर्पस के लिए पैसा लिया है, किस पर्पस के लिए आपने फंडिंग करी है। आपको मतलब आपको अपने इन्वेस्टर्स को बताना होगा ना कि आपने किस पर्पस के लिए फंडिंग करी है, काफ़ी चीज़ें। तो वहाँ पे आप बेसिकली आपको बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने किस मतलब बेसिस पे पैसा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का ओवरव्यू देना पड़ेगा। मैंने आप सभी को बताया कि आपने ये तो बताया कि आपने पैसा किस लिए लिया है, आपको क्या तैयार करना है, बट अब बिजनेस कैसा है, बिजनेस की हिस्ट्री, बिजनेस का बैकग्राउंड, बिजनेस का विजन क्या है कि मतलब आप इस बिजनेस में मतलब बिजनेस का क्या विजन है बेसिकली, ठीक है। आपने पैसा किस लिए लिया था वो तो आपने एग्जीक्यूटिव समरी में बताया, बट अब यहाँ पे आपको सेकेंडली देखना है कि आपका बिजनेस का विजन क्या है, टारगेट क्या होने वाला है आपका, कि आप किस टारगेट से बिजनेस को रेडी कर रहे हो। ओवरऑल आपको बिजनेस की ओवरव्यू बतानी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमें किस टाइप की फंडिंग चाहिए, किस टाइप की इन द सेंस कि हमें किस चीज़ के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट की बेसिकली मतलब किस सेक्शन के लिए बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो, ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स में आपको वो जो शेयर्स का पैसा है, मतलब जो बेसिकली पैसा आएगा वो आपको किस मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्ड ब्रेक डाउन करना होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है, एक छोटा अमाउंट लेता है, तो 5 लाख रुपए चाहिए थे, तो उसमें आपको 5 लाख रुपए में ना आप ना ब्रेक डाउन करोगे कि आपको इतने में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, जहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे कि आपको इतना पैसा इक्विपमेंट्स में लगाना है, इतना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ना क्या करना है कि यहाँ पे आप सभी को ना स्पेसिफिक अमाउंट में कितना पैसा लगाना है वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा। क्लियर है? फिर बाकी मार्केट की रिसर्च करोगे, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को जानना, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें, आप इसे रीड आउट कर सकते हो कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कि मार्केट की पूरा मार्केट का एनालाइज करता है। ये तो हर बिजनेस में होता ही है बेसिकली कि आपका टारगेट मार्केट क्या होने वाला है, कि मार्केट की में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैं ले सकता हूँ, कंपटीशन देखते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास मैनेजमेंट करते हो टीम का। ऑफकोर्स अगर आप लोग कोई भी बिज़नेस तैयार कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, आपका जो बेसिकली आपके जो साथ लोग टीम में काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को देखना, उनकी स्किल्स को देखना, उनकी लीडरशिप टीम, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का टीम वाइज भी ध्यान रखना होता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, ठीक है। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का मतलब होता है जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू आपके मतलब कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि रेवेन्यू कितना आएगा, यानी प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है, कैश फ्लो कितने 3 से 5 साल में। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि आपको यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस करना होगा कि आपका बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिटेबल होगा। मैं एक एक्सेप्शन लगा सकते हो आप कि एक्सपेक्ट कितना कर सकते हो कि आपका बिजनेस मतलब फाइनेंस के थ्रू जितना भी प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब जो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको पैसा उधार देंगे, ठीक है, अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो आपकी फाइनेंशियली पोजीशन देख के भी देंगे और फाइनेंशियली आपको उन्हें शो भी करना है कि भैया मैं इतने टाइम में इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लूँगा या मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ इतने टाइम बाद। तो ये सारी चीज़ें उन्हें आपको बतानी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिस्क क्या है वो भी आपको बताना होगा और इन्वेस्टर्स ऑफकोर्स जानना चाहेंगे, आपको बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे कि इस कंपनी में, आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स हमेशा देखते हैं कौन सी कंपनी है जिसमें रिस्क कम है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो ग्रोथ में जाएगी, ऐसा कुछ काफ़ी चीज़ें वो लोग, अगर आप एज अ शेयर होल्डर भी देखो ना अपने आप को तो आप ये पूरा यूनिट समझ सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है? फिर कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, अब उसके बाद लास्ट में आपके पास कंक्लूजन आ जाता है कि मतलब कि समरी ओवरऑल द कि कंक्लूजन क्या है कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये तो एट द एंड में पता लगता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके 8 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ से आपका स्टार्टअप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स है, बहुत ईजी और बहुत अच्छे नोट्स हैं मतलब अकॉर्डिंग टू मी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार हैंड टू हैंड रीड कर लो तो आपका एक काम भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया कि लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ लिया था कि मतलब पहले हम कैसा फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बट पहले के टाइम में ना फाइनेंसिंग का कुछ अलग ही तरीका था। पहले के टाइम में फाइनेंसिंग बहुत मतलब ऐसी थी कि बहुत ईजी टाइप ऑफ दैट, अभी भी ईजी है खैर, बट पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप की। और ये तो आप लोग यूजुअली सुनते हो जैसे कि बैंक लोन्स हो गए, बैंक लोन मतलब कॉमन नहीं तो बहुत ही कॉमन है, ये चारों ही टाइप बहुत कॉमन है। मतलब क्या होता था कि बैंक से कोई भी उधारी ले ली, ठीक है, उसके बाद आप उसको मतलब बेसिकली आपने उधारी ले ली, फिर आप इंटरेस्ट पे करते हो और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हो और हर महीने आप उनको इंटरेस्ट देते रहते हो। तो ये सब तो बहुत कॉमन है। इसमें एडवांटेज क्या होता था कि जो भी मतलब हम जैसे कि आपको बहुत बड़े अमाउंट का कोई भी फाइनेंसिंग करना है अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, तो आप वहाँ से ले सकते थे, ठीक है। आपको यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना होता, तो ये तो ईजिली आप पेमेंट कर सकते थे। तो ये आपका बेसिकली बैंक लोन आना तो सबको पता होता है, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस भी थे तो आप बहुत ईजिली रीड कर सकते हो, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो
कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब होता है कि गिरवी रखना है, आप सभी ने सुना होगा ज़रूरी ना। तो कोलेट्रल यहाँ पे चाहिए होता था बैंक लोन लेने में, ठीक है, कई बार। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था ये, मतलब काफ़ी लंबे समय तक लोन चलता ही रहता। तो आज भी बैंक लोन जो लोग लेते हैं वो भी बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत में आ जाती हैं। सेकेंड, आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट में आप क्या करते थे कि आप एफआई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना पैसा उधार लेते थे बिजनेस में अपने लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मतलब ये बैंक वाला ही होता है, सेम टू सेम, पर यहाँ पे ना आप बैंक से नहीं लेते हो, कुछ संस्थाएं होती हैं ना उनसे ले लेते हो, ठीक है। तो ये तो वैसा ही था, सेम उसी तरीके से बैंक वाले की, तो आप इसे रीड कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये अच्छा भी माना जाता था और ये शॉर्ट टर्म माना जाता था कि आपको अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो आप उनके लिए ले सकते हो ये, और ये आपका अराउंड 3 महीने के लिए माना जाता था। देखिए 30 to 90 डेज़ में आप इसको टिपिकली मतलब इसको आपको पे करना ही है, और ये बहुत छोटा होता था, मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस मतलब बनाना है तो आप उनके लिए इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ईजी, आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें जो होता था ये इंटरेस्ट नहीं देना होता था, इसको आपको एक एग्रीड टाइम पे इनको आपको पे कर देना होता था, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ये शॉर्ट टर्म होता था, ठीक है। तो ये ईजी है, ठीक है। ये और लास्ट आपके पास पर्सनल सेविंग्स, ये तो बहुत यूजुअल है, कॉमन है, और आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से भी उधार ले सकते हो, या फिर अपन पर्सनल सेविंग्स के भी मतलब कर सकते हो बिजनेस। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसा करते भी हैं जो पर्सनल, जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं बेसिकली, तो वो अपने पर्सनल सेविंग्स से या फैमिली फ्रेंड्स से उधार लेके भी अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप रीड कर सकते हो। तो ये तो था कि ट्रेडिशनल, बट ये एग्जाम में थोड़ा कम आता है, बट आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वेंचर कैपिटल, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, हमारी पूरी बुक का नाम है, तो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर अच्छे से कर लिया। अब न्यू वेंचर प्लानिंग या वेंचर कैपिटल का मतलब होता है, ये एक फॉर्म होती है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है ना वो स्टार्टअप्स में, स्मॉल बिजनेस में ना इन्वेस्ट करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर ना, मतलब ये देखने के मतलब, आप एक बात बताओ, आपने कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, ठीक है। उसमें ना क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो यहाँ पे फंडिंग देते हैं, ऑफ कोर्स। और ये हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टार्टअप्स में या छोटे मोटे बिजनेस में ना इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपनी फाइनेंसिंग देते हैं और ये मानते हैं कि ये जो बिज़नेस है ना वो ऊँचा जाने वाला है, ठीक है। और इसके बदले में इक्विटीज़ हो गए, ऑनरशिप स्टेक्स। इक्विटी आपको पता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें आप लोग शेयर्स देते हो और आप उन्हें शेयर होल्डर्स बना देते हो, जिन्हें हम ऑनर्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी। अब बेसिकली वेंचर कैपिटल वो फॉर्म होते हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो फाइनेंस करते हैं टू द स्टार्टअप से छोटे मोटे बिजनेसेस को, याद रखना, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये तो ईजी है कि ये जो है वो किसी भी टारगेट मार्केट को कर सकते हैं। जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं ना ये टिपिकली टारगेट मार्केट को ही देखते हैं कि ये मतलब ये जो है ना आने वाले समय में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, तो ये क्या करते हैं उसी में ही मतलब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ईजी है, मतलब ये है कि ये रिस्क तो हाई होता है क्योंकि आने वाले समय का आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बट ये बहुत बड़े रिस्क पे उस पर फाइनेंसिंग करते हैं कि भाई देखो एक बात बताओ, कभी भी ना आप याद रखना कि बड़े बड़े बिजनेसेस को ना कोई भी लोन दे देता है, बट स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल फर्म्स को, स्टार्टअप्स को ना बहुत ज़्यादा ना रिस्क लोग लेते हैं। ये समझते हैं कि यार छोटे मोटे बिजनेस है, नहीं चले, फ्यूचर में भाग गए ये लोग तो दिक्कत हो जाएगी। पता बड़े बड़े बिजनेस में होता है भाग के जाएंगे कहाँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यही है कि ये जो है ना वेंचर कैपिटल बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, बिकॉज आप एक बात बताओ, आप एक छोटे मोटे बिजनेस को पैसा उधार दे रहे हो, आपको फ्यूचर का अनसर्टेनिटी, क्योंकि स्टार्टअप्स आपने देखा होगा बहुत बंद होता है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा कुछ बंद होता है दिस इज स्टार्टअप्स। तो ये आपको याद रखना है कि आप सबसे ज़्यादा मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाई रिस्क वेंचर कैपिटल में होता है, ठीक है। इक्विटी ऑनरशिप यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं वो इक्विटी में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये लोग इक्विटी के ऑनर्स बन जाते हैं। फिर एक्टिव इन्वॉल्व मतलब कि वही है कि यहाँ पे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिकली। अब यहाँ पे आता है कि स्टेज क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले सीड, ये तो मतलब बेसिक वही है कि बिजनेस का जो स्टेज होता है, जैसे कि सीड स्टेज होता है। सीड स्टेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आइडिया लगाना बिजनेस में, स्टार्टिंग मतलब बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज जहाँ पे आप लोगों ने बीज डाला, लोग कहते हैं ना बीज बोया है स्टार्टिंग में तभी वो पेड़ बनेगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वही है कि बहुत स्टार्टिंग करते हो आप, बिल्कुल सोचते हो, आइडिया लगाते हो कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है। देन आपका अर्ली स्टेज आता है। अर्ली स्टेज में आप क्या करते हो कि मार्केट में एंट्री करते हो, एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाते हो कि हाँ मुझे अपने आपने जान लिया कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है। देन आपका अर्ली स्टेज है, आपने मार्केट में एंट्री करी, आपने दुकान वगैरह लगाई, आप लोगों ने मतलब फंडिंग करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करी। देन आपका ग्रोथ स्टेज आता है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि आपने मार्केटिंग करा, आपने अपने बिजनेस को बड़ा करा और आपने
इंटरनेशनली उसको काम किया, और लास्ट में आता है लेट स्टेज। इसमें आपने कंपनीज़ में स्टार्ट किया, मीन्स अब आपका बिजनेस एकदम ग्रो हो चुका है। यू आर लाइबल टू गो विद IPOs, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हो गई, फाइनेंसिंग करना, कंपनीज़ को आप पैसा उधार दे सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें आपके वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्टेज होता है, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में क्या आपका स्टेज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये आप खुद से रीड करोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, या आप खुद से रीड करोगे कि मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आप सभी को बोल दूँगी, आप खुद से रीड कर लेना। एडवांटेजेस क्या है वेंचर कैपिटल के? ऑफ कोर्स ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस को, मतलब इनका जो होता है ना, मतलब जो इनका मीनिंग होता है बेसिकली कि ये चाहते हैं कि बिज़नेस की हाई ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपर्टीज़, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें आप रीड करना, क्योंकि हम वेंचर कैपिटल पढ़ के आ चुके हैं, तो ये आपको खुद से रीड करना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स अच्छे से कर लेना, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजल इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोगों ने एंजल इन्वेस्टर्स जिसे हमने कहा है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया ऑफ कोर्स। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने के, देखो मैंने आप सभी को क्या कहा था, देखो फंडिंग प्रपोजल है, फंडिंग प्रपोजल में हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स क्या है फंडिंग प्रपोजल के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं फाइनेंसिंग के, वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेंचर कैपिटल क्या है, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल के बाद हम लोग आ रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स पे। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एंजल इन्वेस्टर अच्छे से पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ो। एंजल इन्वेस्टर्स मैंने आप सभी को बताया था, वो होते हैं जो स्टार्टअप्स में, जो मतलब बेसिकली वेंचर कैपिटल की तरीके से होता है, मैंने आप सभी को बताया था ये। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना वो इक्विटीज़ में, डेट्स में, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ मैंने आप सभी को बताया था ये वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह होते हैं, जो एंजल टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं देयर ओन मनी। ये आप याद रखना कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ में एक एंजल की तरीके से, हमने डिस्कस किया था। तो ये आप खुद से कंप्लीट करोगे, आप इसे जाओ लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो जाके देखो। मैंने इसका एंजल इन्वेस्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करवाया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं, इसके बेनिफिट्स भी बताएं, इसके डिसएडवांटेजेस भी बताएं। तो आप लोग जाके वो वीडियो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद से रीड करो, आपको ज़रूर याद आएगा अगर आपने वो वीडियो देखी है तो, ठीक है। लास्ट हमारे पास आज का टॉपिक आता है, दिस इज़ बिजनेस इन्वेस्टर्स। इसको हम इनकम्स्टर्स, मतलब वैसे बेसिकली इसको इन्वेस्टर्स पढ़ा जाता है, आप याद रखना, ठीक है। तो बिजनेस इन्वेस्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्टार्टअप्स में हेल्प करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बहुत ही अर्ली स्टेज कंपनीज होती है, मतलब स्टार्टिंग वाली कंपनीज होती है, उनको ये लोग, मतलब बेसिकली ये बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशंस होता है। बाकी जितने भी हम पढ़ते हुए आए, कोई ना कोई वो इंडिविजुअल होगा या फिर कोई ना कोई वो कंपनीज होंगी, बट ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि संस्थाएँ होती हैं जो स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई हैं, बेसिकली हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई जिसमें मेंटरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी आपने देखा होगा, ऑनलाइन वर्क में भी ऐसा सब होता है, ठीक है। फंडिंग सपोर्ट भी देते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, ठीक है। बाकी एडवांटेजेस तो आपको पता है कि मतलब कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत ये लोग रिड्यूस कर देते हैं, एक्सपर्टीज़ में हेल्प होता है, ठीक है, विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो ये तो था बिजनेस इन्वेस्टर्स। ये जो थे ये ऑर्गेनाइजेशंस थे जो अर्ली स्टार्टअप्स को और अर्ली स्टेज कंपनीज़ को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से रीड कर सकते हो। तो ये तो था आपका ओवरऑल चैप्टर, ओवरऑल मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 4। तो हम लोगों ने दोनों टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा पूरा चैप्टर अच्छे से। तो अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो होगी दोनों मिला के, 30 to 35 मिनट्स की, मतलब आधे पौने घंटे की वीडियो होगी। आप इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाना। एग्जाम में क्वेश्चन 18 मार्क्स का आएगा, तो बिल्कुल स्किप मत करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के साथ। तो वीडियो को पूरा देख के वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि कैसे लगी आपको वीडियो, और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।